हेलो गाइस, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटेट 2020 की। मैं हूं सुनीता। स्वागत करती हूं आप सभी का ओनली फॉर टीचर्स आपके फेवरेट चैनल में। आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव है वंशानुक्रम और वातावरण। मीन्स कि आज हम जानेंगे कि बच्चे के डेवलपमेंट में वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी एंड वातावरण यानी एनवायरनमेंट का क्या प्रभाव होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हेरिडिटी क्या है। जब हमारे पैतृक गुण या जीन्स हमारे बच्चों में स्थानांतरित होते हैं तो उसे वंशानुक्रम कहते हैं। हमारे शरीर में क्रोमोसोम्स होते हैं। इनकी संख्या प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में 46 यानी 23 पेयर्स में होती है। 23 क्रोमोसोम्स माँ के अंदर पाए जाते हैं और 23 क्रोमोसोम्स पिता के अंदर पाए जाते हैं। 22 जोड़ों का आकार स्त्री और पुरुष दोनों में एक जैसा होता है, इसीलिए उन्हें ऑटोजोम्स कहते हैं। लेकिन क्रोमोसोम्स का जो 23वां जोड़ा होता है उसे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। हमारे शरीर में दो प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नंबर 1 इज एक्स एंड नेक्स्ट इज वाई। एक्स का मतलब है लड़की, वाई का मतलब है लड़का। पिता में एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जबकि माँ में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। वंशानुक्रम के जनक ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। अब बात करते हैं कि इस पूरे पैराग्राफ में जितने भी फैक्ट्स हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें सबसे पहला क्वेश्चन होता है हेरिडिटी क्या है। तो आपको बताना है कि जब हमारे पैतृक गुण हमारे बच्चों में स्थानांतरित हो जाएं तो उसे वंशानुक्रम कहते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तब हम बताएंगे कि 46 होती है। लेकिन इससे क्वेश्चन घुमाया जाता है और पूछा जाता है कि क्रोमोसोम्स के पेयर्स कितने होते हैं, तब आपको आंसर 23 देना है। 23 क्रोमोसोम्स माँ के अंदर पाए जाते हैं, 23 क्रोमोसोम्स पिता के अंदर पाए जाते हैं। अब जानने वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि 22 जोड़े दोनों में सेम होते हैं। मीन्स 23 पिता के अंदर हैं, 23 माता के अंदर हैं, लेकिन 22 तो दोनों में सेम है। 23वां जोड़ा पिता के अंदर भी अलग होता है और माता के अंदर भी अलग होता है। 23वां जोड़ा अगर पिता के अंदर की बात करें तो एक्स और वाई होता है, जबकि माता के अंदर सिर्फ एक्स और एक्स होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट या DSSB या किसी और टीचिंग एग्जाम में आपको देखने को मिलता है वो ये है कि वंशानुक्रम के जनक किसको कहा जाता है, और उसका आंसर होता है ग्रेगर मेंडल। अब बात करते हैं वंशानुक्रम के महत्व की, यानी इम्पॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी की। वंशानुक्रम से व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है। इन्हीं भिन्नताओं के आधार पर अध्यापक अपनी शिक्षा प्रक्रिया का समायोजन करता है। मीन्स कि हेरिडिटी की वजह से हर बच्चा अपनी नेचर में बिल्कुल अलग होता है। इसीलिए एक टीचर को इस बात का पता होना बहुत ज़रूरी है कि हेरिडिटी का रोल बच्चे के डेवलपमेंट में कितना है, ताकि वो उसी तरीके से उसके लिए शिक्षा प्रक्रिया को ऑर्गेनाइज कर सके। नेक्स्ट है वंशानुक्रम के द्वारा बालकों की जन्मजात क्षमताओं का पता चल जाता है, तो अध्यापक उनके शिक्षा कार्य में सहायक हो सकते हैं। अगर टीचर ये जानता है कि बच्चे के हेरिडिटरी डिफेक्ट की वजह से बच्चे में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो उस हिसाब से अपने टीचिंग मटेरियल, टीचिंग मेथड और टेक्निक्स को ऑर्गेनाइज कर पाएगा। नेक्स्ट है वंशानुक्रम के कारण ही बच्चों में लिंग भेद पाया जाता है, और लिंग भेद के आधार पर ऐसा माना जाता है कि लड़के और लड़कियों में विषयों को लेकर जो क्षमता है वो कम या अधिक होती है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को टीचिंग मटेरियल, टीचिंग टेक्निक्स एंड जो टीचिंग टूल्स हैं उनको सिलेक्ट करने में आसानी होती है, ताकि वो दोनों के लिए बेहतर जो शिक्षा प्रक्रिया है उसका समायोजन कर सके। नेक्स्ट है वंशानुक्रम से हमारे शरीर की संरचना बनती है, जिससे कि हमारा कलर, हमारा हेल्थ, हमारा शेप, जो पूरा शरीर है वो किस तरीके का होगा वो बहुत हद तक मैटर करता है। नेक्स्ट बात करते हैं वंशानुक्रम के सिद्धांत की, यानी प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी की। सबसे पहला प्रिंसिपल है भिन्नता का सिद्धांत, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ डिसिमिलैरिटी। भिन्नता के सिद्धांत के अनुसार बच्चों में भिन्नता पाई जाती है और उसका कारण होता है माता पिता के बीज कोशों की विशिष्टताएं। नेक्स्ट है प्रत्यागमन का सिद्धांत, इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन। सॉरेंस के अनुसार तीव्र बुद्धि वाले माँ बाप के बच्चे कम बुद्धि के भी हो सकते हैं। यदि अगर ऐसा होता है कि तीव्र बुद्धि वाले माता पिता के बच्चे मंद बुद्धि हैं, तो यह प्रत्यागमन का सिद्धांत कहलाता है। विपरीत गुणों का उत्पन्न होना ही प्रत्यागमन कहलाता है।
नेक्स्ट प्रिंसिपल है शील गुणों की ओर प्रत्यागमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन टू प्योरिटी। माता पिता से संतानें सदा शुद्ध गुणों को ही अर्जित करती हैं। उदाहरण के लिए, यदि माँ या बाप में से किसी का भी रंग सांवला है और दूसरी तरफ किसी का रंग काला है, तो बच्चा काला होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि काला रंग शुद्ध दिखाई देता है और सांवले रंग में भ्रांति दिखाई देती है, क्योंकि इसमें काला और सफ़ेद दोनों रंग का मिश्रण होता है। तो जो कलर ज़्यादा प्योर दिखेगा, उसी कलर के बच्चे का होने का भी संभावना ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है बीजमैन का सिद्धांत, या इसे सेल विज्ञान भी कहते हैं। बीजमैन का सिद्धांत जनित द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत है। उनके अनुसार जर्म प्लाज्म जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर संचालित होता है और इसमें निरंतरता होती है। यही कारण है कि इसे जनित द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट है गॉल्टन का सिद्धांत या जीव गणना का सिद्धांत। गॉल्टन के अनुसार बच्चे में कोई भी लक्षण केवल माता पिता से ही नहीं आता है, बल्कि उनके दादा दादी से भी आता है। मीन्स उनके परदादा परदादी से भी आ सकता है। जब बच्चे में गुण पिछली पीढ़ियों से स्थानांतरित होते हैं, तो यह जीव सांख्यिकी या जीव गणना सिद्धांत कहलाता है। मेंडल का सिद्धांत। मेंडल के सिद्धांत की विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। पहला, कुछ विशेषताएं प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ विशेषताएं प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देती हैं। शुद्ध युग्मकों का वियोग होता है, जिसके कारण इकाई तत्व अपना अस्तित्व कायम रखते हैं। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है डार्विन का सिद्धांत। डार्विन के सिद्धांत को प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत भी कहते हैं। डार्विन के अनुसार वंश परंपरा में परिवर्तन बच्चे में नए गुण पैदा करता है। वातावरण के अनुसार बच्चा संघर्ष करता है और संघर्ष करते करते वह योग्य बन जाता है। इनके अनुसार हर पीढ़ी में अंतर आते हैं और अगली पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं। डार्विन दो प्रकार के स्वाभाविक अंतर मानता है, पहला दुर्बल और दूसरा उत्परिवर्तन। डार्विन मानते हैं कि इनका संचार हो जाता है, चाहे विकास दुर्बल अंतरों का संग्रह ही क्यों ना हो। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है लैमार्क का सिद्धांत। लैमार्क का सिद्धांत विकास का सिद्धांत है। लैमार्क सिद्धांत निम्नलिखित धारणाओं पर आधारित है। पहला, मन, शक्ति या आंतरिक प्रेरणा का अस्तित्व तथा प्राणी में वंश परंपरागत गुण। दूसरा, अर्जित विषमताओं का बच्चे तक संचार। अब बात करते हैं वातावरण के बारे में कि वातावरण क्या है। वातावरण से अभिप्राय हमारे चारों तरफ के आवरण से है। हमारे शरीर को प्रभावित करने वाले सभी कारकों को वातावरण कहते हैं। वातावरण हमें गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक घेरे रहता है। वातावरण के प्रकार भी होते हैं। वातावरण के मुख्य रूप से दो प्रकार पाए जाते हैं। पहला, आंतरिक वातावरण, दूसरा बाह्य वातावरण। आंतरिक वातावरण को इंग्लिश में इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं, बाह्य वातावरण को इंग्लिश में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अक्सर टीचिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसीलिए इसे आप बहुत ध्यान से समझिएगा। शुरू करते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट से। आंतरिक वातावरण से तात्पर्य जन्म से पहले वाले वातावरण से है, जो सामान्यतः उसको 9 महीने माँ के पेट में मिलता है। अर्थात आंतरिक वातावरण गर्भावस्था की स्थितियों में होता है। गर्भावस्था में जब बच्चे का विकास हो रहा होता है, तो आंतरिक तत्व उसके विकास को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि माँ शारीरिक रूप से कमज़ोर है या वह पूर्णतः आहार नहीं लेती, तो बच्चे का कमज़ोर होना स्वाभाविक है। इसी तरह यदि गर्भावस्था के दौरान माँ नशीली वस्तुओं का सेवन करती है, तो भी उस बच्चे के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं बाह्य वातावरण की। जन्म के बाद चारों तरफ का आवरण उसका बाह्य वातावरण कहलाता है। इस वातावरण में सभी कारक बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। अब बात कर लेते हैं बाह्य वातावरण के प्रकार की। बाह्य वातावरण के प्रकार में पहला प्रकार है भौतिक वातावरण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट। इसमें भोजन, तापमान, जलवायु, घर और स्कूल, ये सभी जो फिजिकल कंडीशंस हैं वो शामिल की जाती हैं। दूसरा जो टाइप ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो है सामाजिक वातावरण। इसमें माता पिता,
परिवार के सदस्य, खेल के साथ, अध्यापक, पड़ोसी, ये सभी शामिल किए जाते हैं। मानसिक वातावरण, इस वातावरण से अभिप्राय दिमाग के विकास का होना है। वातावरण के साथ समायोजन करके हम अपने दिमाग का विकास करते हैं। लास्ट जो हमारा डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट है वो है संवेगात्मक विकास। इस वातावरण में अपने मित्रों, संबंधियों और अध्यापकों का संवेगात्मक स्वभाव शामिल किया जाता है। इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज प्रकृति और पोषण का संबंध क्या होता है। मीन्स नेचर एंड नर्चर क्या है। आपको ये ध्यान रखना है कि पेपर में नेचर एंड नर्चर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। नेचर क्या है और नर्चर क्या है, ये क्वेश्चन इंग्लिश में हूबहू लिखा आता है, आपको इसे हिंदी में बताना पड़ता है। जैसे कि नेचर से क्या अभिप्राय है, तो नेचर का मतलब है बच्चे का इंटरनल नेचर यानी प्रकृति कैसी है। नर्चर का मतलब है उसका पोषण, उसका एनवायरनमेंट कैसा है। नेचर का मतलब यहाँ हेरिडिटी से है, नर्चर का मतलब यहाँ एनवायरनमेंट से है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि नेचर वर्सेस नर्चर का जो डिबेट है वो वंशानुक्रम वर्सेस एनवायरनमेंट का डिबेट है। वंशानुक्रम ही प्रकृति कहलाता है और वातावरण ही पोषण कहलाता है। वातावरण और वंशानुक्रम अभिन्न रूप से एक दूसरे में गुथे हुए होते हैं, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता और दोनों ही विकास को बराबर प्रतिशत में प्रभावित करते हैं। विकास वंशानुक्रम और वातावरण का गुणज यानी कि प्रोडक्ट होता है, यानी मल्टीप्लिकेशन होता है। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, अर्थात इसको एक समीकरण यानी इक्वेशन के रूप में भी लिखा जा सकता है। डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू हेरिडिटी मल्टीप्लाइड बाय एनवायरनमेंट। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो विकास है वो वंशानुक्रम और वातावरण का गुणज है या वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल है या वंशानुक्रम और वातावरण का अंतर है। इस तरह से आपको ऑप्शन मिलते हैं और फिर आपको उसमें ढूंढना पड़ता है कि क्या ऑप्शन सही है। तो आपको मैं बता दूं, विकास वंशानुक्रम और वातावरण का गुणज यानी प्रोडक्ट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इट डजेंट मैटर कि आप कोई टीचिंग एग्ज़ाम में अपीयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप एक पेरेंट हैं या फिर आप एक स्कूल में, छोटे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तब भी ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है, आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। अब बस एक काम बच गया है, वो है वीडियो को शेयर करना। तो बस जल्दी से शेयर बटन पर क्लिक करिए और अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।